नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर एक बार एक दूसरे के साथ में हैं। सुबह के 5 बजे हैं और इस वक्त 5 AM वेकअप चैलेंज के साथ दौड़ना एक अद्भुत अनुभव होता है। कल हम बात कर रहे थे जीवन में संघर्ष करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमने बात की शरीर के बारे में, हमने बात करेंगे मन के बारे में, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक विषयों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम कल बात कर चुके थे कि शरीर के दोनों स्तर, बाहरी और आंतरिक, अर्थात खान पान, एक्सरसाइज, दोनों ही हमारे जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ मिलकर के अपने जीवन को हम लोग इस शरीर रूपी साधन को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कल हम बात कर चुके थे कि योग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, शरीर के स्तर पे कुछ भी कार्य करना जिससे शरीर का मूवमेंट बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसी में दूसरे चरण में हमने बात की थी कि हम शरीर का मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम शरीर की को ऊर्जा के रूप में आवश्यक तत्व भी दे रहे हैं, जिसको आमतौर पे हम लोग खान पान से ही आंकते हैं। हालांकि शरीर को आप जो कुछ भी दिन भर में करते हैं वो सब शरीर की भी ऊर्जा का कारण बनते हैं। अर्थात आप इतनी सुंदर हवा चल रही है साहब, बड़ा आनंद आ रहा है। आप कोई भी सकारात्मक कार्य करते हैं वो मन के साथ साथ शरीर को भी ऊर्जा देता है। अगर कोई आलोचना या कोई नकारात्मक कार्य या असफलता का अनुभव करते हैं तो मन के साथ शरीर को भी थका देता है। फिर उसकी बातें हम मानसिक या अन्य चरणों में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं शरीर को सुबह योग, प्राणायाम, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग के साथ तो ऊर्जा देते हैं। हम जानते हैं, मानते हैं कि खान पान से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। खान पान की अगर बात करेंगे तो अक्सर हम स्वादिष्ट खान पान खाना चाहते हैं, ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन स्वादिष्ट खान पान हमारे शरीर के लिए लाभप्रद, ये भी हमें देखना है। कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये महत्वपूर्ण है। सही समय पे, सही मात्रा में अगर खान पान नहीं किया जाता है तो उस खान पान के फायदे न्यूनतम होते हुए ऋणात्मक भी हो सकते हैं, अर्थात माइनस में भी जा सकते हैं। बात करें तो हम लोग, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस 5 तत्व के शरीर में हम सब लोग जीवन जीते हैं और ये 5 तत्व हम में नहीं, समस्त सृष्टि में भी उसी तरह से है जिस तरह से हमारे शरीर में। कहते हैं कि हमारे शरीर में 50% के आसपास पृथ्वी तत्व है, 60% के आसपास जल तत्व है। अब ये 100 से गिनती मत आंकिएगा, इसका अलग अलग परिमाप है। कुछ मात्रा में 5 से 6% अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। आकाश तत्व को
आध्यात्मिक रूप से पूरे शरीर में सबसे प्रोमिनेंट भी माना जाता है, जो हर तत्व में विद्यमान होता है। हम इस पंच तत्व से बने हुए शरीर में जो भोजन करते हैं वो भी इन्हीं तत्वों को संतुष्ट करने के लिए या भोग लगाने के लिए करते हैं, करना चाहिए। एक और बात कहूँ, पृथ्वी तत्व स्थूल है, जल तत्व उससे कम स्थूल, अग्नि तत्व उससे कम स्थूल और वायु तत्व उससे सूक्ष्म और आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म होता है। लेकिन साथ साथ एक और बात कहना चाहूँगा, ये पांचों के अलग अलग भोजन हैं। जैसे आप कहते हैं ना, इस देवता को ये चढ़ाइए, इस देवता को ये प्रसाद पसंद है। गणेश चतुर्थी गई है, गणेश जी को मोदक पसंद है, कृष्ण जी को राधाष्टमी है, कृष्ण जी को माखन पसंद है, शिव जी को भांग धतूरा पसंद है। ठीक उसी तरह से हमारे हर पंच तत्वों के अलग अलग भोजन उनको लिए बने हुए हैं, लेकिन हर तत्व का भोजन और उस तत्व से मिलने वाली ऊर्जा अलग अलग है। जैसे आप कभी एक कपड़ा या सूच या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, आपको अलग अलग ब्रांड की चॉइस होती है कि ये ब्रांड सस्ता है, इसमें कुछ कम खूबियाँ हैं, ये ब्रांड बहुत बढ़िया है, सर्वोत्कृष्ट है, इसमें सारी खूबियाँ हैं। आप और हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे अच्छा ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट, गाड़ी हो, चाहे जूते हो, चाहे आपके पास कपड़े हो, हम लेना चाहते हैं। ये ठीक इसी तरह से पृथ्वी तत्व का भोजन से जल तत्व ब्रांडेड है, उससे ऊपर अग्नि तत्व का, उससे ऊपर वायु तत्व का, तो आकाश तत्व का सबसे बड़ा ब्रांड है, जिसके साथ सारी खूबियाँ हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, हर समस्या का समाधान देने वाला है। हर तत्व के भोजन के साथ उससे जुड़ी हुई कुछ विकार भी जुड़े होते हैं। जैसा आप भोजन करते हो, उस भोजन का शरीर पे उस तरह का प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व अर्थात हमारे शरीर के सारे अंग जो हमें दिखते हैं, अंदर बाहर महसूस, जो भी जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, वो सब पृथ्वी तत्व ही कहलाते हैं। इस पृथ्वी तत्व में अगर आप देखें तो हम अक्सर भोजन में जो भी पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ हैं, उन सबको शामिल कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से सीरियल्स अर्थात दालें, ग्रेन्स, अनाज, मिलेट्स, मोटे अनाज और अनेक चीज़ें इसमें जो उत्पन्न होती है, खाने काम आती है, वो शामिल होती है। हम अक्सर इनका भोजन करते हैं और हमारा मुख्य भोजन ही होता है। प्रकृति ने जिस प्रदेश में आप पैदा हुए हैं, उस प्रदेश के अनुकूल भोजन वहीं स्थापित किए हैं। मैं राजस्थान से हूँ, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मेहनत ज़्यादा सहन करनी पड़ती है, तो वहाँ बाजरा मिलेट के रूप में दिया। गेहूँ हमारे यहाँ का भोजन नहीं है। अब देखिए, हमारी पूजन सामग्री में भी गेहूँ का प्रयोग की जगह चावल का प्रयोग किया बताया गया है, अक्षत का प्रयोग किया गया है। गेहूँ कहीं नहीं लिखा गया। कहीं अगर कहीं लिखा गया तो ज्वार या जौ लिखा गया, जो मिलेट्स है। विश्व की एक समस्या भी है, गेहूँ में ग्लूटीन ज़्यादा होता है और ये डायबिटिक को बढ़ाता है और शरीर के मोटापे को भी बढ़ाता है। और ये इतनी तेज़ी से खान पान इसका बढ़ा कि इसका उत्पादन भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि इस उत्पादन ने बीच से ज़मीन की सारी उत्पादक क्षमता को सोख लिया है। अब देखेंगे धीरे धीरे
प्रकृति अपना संतुलन बनाते जा रही है और गेहूँ अब आपको कम दिखाई देगा। धीरे धीरे इसकी पौध कम होगी, शॉर्टेज होगी और हमें थक हार के मिलेट्स की तरफ आना पड़ेगा जो गरीबों के अनाज माने जाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि अब ये अनाज अमीरों के बन गए हैं। अमीर लोग स्वास्थ्यप्रद इन मिलेट्स को रोज़ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे बाजरा है, रागी है, जौ है, जवार है और हर भारत के प्रदेश में कोई न कोई वहाँ का मिलेट्स पाया जाता है। मुझे नाम याद नहीं है, ये उत्तराखंड के अपने मिलेट्स हैं, उनके साथ मिलकर कार्य किया जाता है। तो कहना मैं चाहता हूँ कि ये अनाज हम खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, क्या खाते हैं, ये हमें ठोस पदार्थ प्रदान करता है। हमें लगता है यही हमारा भोजन है, यही भोजन का मुख्य हिस्सा होना चाहिए और हम अक्सर इसको 60 से 80% तक भी अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं, जबकि ये मात्रा सही तरीके से खाएं तो भी किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा आपकी थाली का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इसमें गेहूँ जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कार्ब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अति मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मोटापा, फैट और फैटी लीवर को बढ़ाते हैं। और यही सब भोजन हम जब रिफाइंड रूप में, मैदा के रूप में लेते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का, फैटी लीवर का भी कारण बनते हैं। ये 50% थाली हमारी इनसे बनी होती है, लेकिन ये रिफाइंड नहीं हो, ये मिलेट्स हो, अर्थात जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनेगा हमारे इस खाने के साथ के अंदर। हम लोग जैसे चावल खा रहे हैं तो उसके साथ में वेजिटेबल्स खाएं, ये कार्बोहाइड्रेट ये बन जाएगा। चावल में हल्का सा देसी गाय का घी डालें, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, नुकसान कम करेगा। इसी तरह हर एक खाने के साथ में हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। जब भी आप इन चीज़ों में फ्राई तल करके खाते हैं और वो भी रिफाइंड ऑयल से खाते हैं तो इन खानों का नेचर, प्रकृति बदल जाती है और ये फैट को बढ़ावा देने वाला हो जाता है। तो हमें सीमित मात्रा में थाली के 50% तक ये हर पृथ्वी तत्व के पदार्थ हमें लेने चाहिए, हम लेते हैं। कभी इनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन याद रखें पहले जैसे मैं संकेत कर रहा हूँ, पृथ्वी तत्व के अपने विकार हैं खाने के, उनके अपने माइनस पॉइंट भी हैं। उस खाने के माइनस पॉइंट में मोटापा, बीमारियाँ, अगर सही क्वांटिटी में लिया तो ये सब चीज़ें आती ही रहती हैं। पृथ्वी तत्व से आगे आता है जल तत्व। देखिए पृथ्वी तत्व में जो कुछ भी आप खाते हैं उससे अगर कोई विकार या पैदा होता है उसकी शुद्धि करता है आपका जल तत्व है, जो बहुत परमानेंट हिस्सा है। अब जल तत्व कहाँ से पाएँ? मुख्य रूप तो आप जानते हैं जल से बना है, लेकिन साथ साथ कुछ नेचुरल जलीय पदार्थ जिसमें फल मुख्य रूप से होते हैं। बहुत सारे फल होते हैं जिसमें 60% से लेके 90-92% तक जल तत्व होता है और प्रकृति पदार्थ ये प्योर जल तत्व होता है जो हम ग्रहण करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है। सुबह का उपवास आप इनसे तोड़ सकते हैं। रात्रि का भोजन करने का समय अगर बीत गया है तो हम रात्रि का भोजन भी इनसे कर सकते हैं। नारियल पानी, छाछ, या आप इसमें और अगर जोड़ें तो नींबू पानी वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। देखिए मैं दूध इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे शरीर के लिए जिस तरह का दूध अभी मिल रहा है उस तरह के दूध को शरीर को ज़रूरत नहीं है। आप अगर देसी गाय का दूध अगर आप प्राप्त कर सकते हैं जो मानवीय तरीक़ों से उनसे लिया हुआ हो तो वो दूध आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरह
कुछ कम पानी के लेकिन बहुत ज़रूरी वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां, उनको भी अपनी थाली का 25% दिन भर के भोजन का हिस्सा बनाएं। 25% फ्रूट, 25% सब्जियां। सब्जियों को आप उबाल करके रो, कच्ची, और सब्जी में कम से कम तेल और कम से कम सूखे मसाले के साथ बना सकते हैं, जिसको सात्विक भोजन कह सकते हैं। आज मैं सात्विक मूवमेंट के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, वहाँ से भी आपके साथ लाइव होऊंगा। इस संदर्भ में हम लोग वहाँ और बातें करेंगे। तात्पर्य सीधा सा है हमारा कि हम लोग इस पूरे मोमेंट के अंदर अपने भोजन को जल तत्व, पृथ्वी तत्व की शुद्धि करता है, उसको सही मात्रा में लिया जाए। भोजन करने का समय भी तय है। हमारे शरीर में पित्त का समय है 10 से 2। मुख्य भोजन हमारा 10 से 2 के बीच में होना चाहिए। सुबह 10 बजे तक हमारा जो समय होता है वो हमारा कब का समय होता है, वो एक्सरसाइज योग करने के लिए होता है। उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। एनर्जी कम हो, लो हो तो हल्का कोई एक फल लिया जा सकता है, नहीं तो एसगार्ड जूस या नारियल पानी पर्याप्त है। तो जल तत्व सही मात्रा में लिया जाए। पानी भी जब ज़रूरत हो तब पीना आवश्यक है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी तत्व का भी कोई महत्व नहीं है। जब शरीर मांगे तो उसको पानी दीजिए। आपने सूखा भोजन किया है तो आप खाना खाते समय भी पानी पी सकते हैं। राजस्थान के लोग अक्सर करते हैं, वहाँ लिक्विड भोजन कम होता है। लेकिन आप लिक्विड भोजन कर रहे हैं तो पानी जब ज़रूरत हो, अर्थात 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना उचित है। तो इन सब बातों के साथ में हम लोग जल तत्व का सेवन करें तो जल तत्व भी पृथ्वी तत्व की शुद्धि करता है और में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो अक्सर हमारा भोजन इन 2 तत्वों से पूरा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऊपर के 3 ब्रांडेड फूड अभी बचे हुए हैं। वो ब्रांडेड फूड महत्वपूर्ण है, जिसमें अग्नि तत्व अर्थात सूर्य, वायु तत्व श्वास और आकाश तत्व उपवास शामिल है। इन तीनों पर से पहले महत्वपूर्ण अग्नि तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, दोनों की शुद्धि करता है, और वो है अग्नि तत्व। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप पृथ्वी तत्व और जल तत्व के ले भी नहीं पाए तो भी कोई बात नहीं, उनके विकार हैं तो भी निश्चिंत हो जाइए अगर आपने अग्नि तत्व सही तरीके से ग्रहण किया है। हमारे सभी विकारों का समाधान ये अग्नि तत्व कर सकता है। अग्नि तत्व जो पेट का ध्यान रखता है, हमारी आँखों का से भी जुड़ा हुआ है, आँखों से भी इसका जुड़ाव है, अर्थात पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य से कैसे ऊर्जा लें? 3 तरीके हैं सूर्य से ऊर्जा लेने के। पहला तरीका है सूर्य के साथ आई गेजिंग के लिए। सुबह सूर्योदय भी होने वाला है, उस समय आप सूर्योदय के साथ आंखें से आंखें मिला के खड़े हो जाएं, 5 से 10 मिनट रहें, आपको अनंत ऊर्जा प्राप्त होगी। 8 बजे के साथ जब सूर्य ऊंचाई पे आता है, आपके सामने दिखाई देता है, तो आप सूर्य स्नान करें शरीर के दोनों तरफ से। तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सूर्य स्नान आपकी सूर्य की ऊर्जा देते हैं। कम से कम कपड़ों में या पतले कपड़ों में आप इस सूर्य स्नान को कर सकते हैं। तो इसको आप करके अपनी सूर्य की ऊर्जा पाएँ पूरे शरीर की। आज के जो विटामिन डी, विटामिन 12 और स्किन संबंधी सब रोग या खान पान संबंधी भी जो कोई जल तत्व पृथ्वी तत्व विकार आए हैं, उन सब का समाधान भी सूर्य तत्व से हो जाएगा। आज एनीमिक हो रहे हैं, विटामिन डी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, कमी के कारण वो सब सूर्य तत्व से पूरी होती है। सूर्य तत्व का अगला भाग है वो पृथ्वी तत्व जल तत्व से भी जुड़ा हुआ है। हम जो भी खाना पकता है वो सब सूर्य तत्व के कारण ही पकता है। सूर्य की रोशनी होनी हो तो पानी और बीज मिल करके कुछ भी नहीं पैदा कर सकती। सूर्य की रोशनी आवश्यक है। ये सूर्य की ऊर्जा उनके छिलकों में निहित होती है। तो हम जिन भोजन को छिलकों के साथ खा सकते हैं उन सबको छिलकों के साथ खाना चाहिए। ये सूर्य तत्व का बहुत सुंदर
उपयोग है। तो सूर्य तत्व उनमें बहुत ज़्यादा संग्रहित रहता है। तो रिफाइंड फूड जैसे आप गेहूँ को भी ब्रान के साथ खाएं, ब्राउन राइस खाएं, दालें आप धुली नहीं खाएं, साबुत खाएं छिलके वाली, तो सब मिलके ऐसे फलों के भी, जिन फलों को आप सेब आदि को खा सकते हैं उसके साथ मिलकर के उनको साथ मिलकर खाएं। सूर्य तत्व समस्त बीमारियों का मुक्ति दिलाने वाला है। तो आज हमने बात की पृथ्वी तत्व, जल तत्व और सूर्य तत्व के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण वायु तत्व है और बात करेंगे अग्नि तत्व, आकाश तत्व के बारे में, जो सर्वोपरि फूड है, उसके बारे में हम लोग कल बातचीत करेंगे। आपको कैसा लगा हमारा वक्तव्य जरूर लिख के भेजें। मन में कोई सवाल हो तो उनको भी भेजिएगा। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।